अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमिर लियाकत हुसैन, मैं पाकिस्तान हूँ और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सब की स्क्रीन पर ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन मोहतरम, आज बहुत अहम तरीन ख़बरें हैं और आज बहुत डेवलपिंग स्टोरीज़ भी हैं। सबसे पहले तो मैं एक नीले पीले को करेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मुसलसल उनके कुछ एंकर्स और कुछ उनके न्यूज़ एंकर्स नाम गलत ले रहे हैं। तैयबा कोई नाम नहीं है, तैयबा नाम है। तैयबा मदीने को कहते हैं, मदीना तैयबा है, और जिस बच्ची का जिक्र बार बार हो रहा है उसका नाम तैयबा है। तो बराए मेहरबानी उसको तैयबा कहें, पहले नाम सही तरह लेना सीख लें, उसके बाद ज़रूर आप अपने एंगल से ख़बरें बयान कीजिए। जितनी तौहीन अदालत आपने करनी है आप कीजिए, जितना अदालतों का आपने मजाक उड़ाना है आप उड़ाइए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस साकिब निसार के अज़ खुद नोटिस लेने के बावजूद आपने जितना नोटिस लेना है आप लीजिए। अदालत आपसे खुद निपटेगी, खुद वो ये तमाम मामला देख रही है जो आप अदालत खोलकर बैठे हुए हैं और अज़ खुद नोटिस रोज़ाना लिए जा रहे हैं। ये जो इस्तेकाक है ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब का है। किसी एंकर को, मेज़बान को, न्यूज़ रीडर को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती, किसी तज्ज़िया निगार को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो सुमोटो एक्शन लेकर जिरह भी करे, मुल्ज़िम को मुजरिम बनाए। सिर्फ सज़ा सुनानी रह गई है, वो भी शायद कल तक कोई ना कोई एंकर सुना ही देगा। तो बहुत सारी ख़बरें इससे मुताल्लिक़ भी हैं, और ख़ास तौर पर जो गूगल बाबा का अखलाक से गिरा हुआ अंदाज एक जज के लिए रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम ज़रा आपको लिए चलते हैं भारत के बारे में। अगर ये कहा जाए कि भारत रे भारत तेरी कौन सी कल सीधी, तो ये ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी की जगह अब भारत का लफ्ज़ वहाँ पर लगा देना चाहिए। इतना पूरे बर्रे सगीर में ही नहीं पूरी दुनिया में जलील होने के बावजूद और नामुराद होने के बावजूद इनका गीदड़ भपकी वाला अंदाज और इनका जो अब पता नहीं किस बात का गुरूर है, कौन सा इनको, एक तो वैसे ही सहमा हुआ अंदाज है। मैं जब आपको क्लिप दिखाऊंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि अंदर का इंसान कितना सहमा हुआ है, खौफजदा है, डरा हुआ है, चेहरे पर परेशानी है। बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि पाकिस्तान का खौफ इनके सर पर सवार है, लेकिन धमकी ये दी जा रही है कि नए अंदाज से हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद ये करेंगे कि हम सरप्राइज देंगे। जी बेहतर है, फिर क्या करेंगे आप? जी हम ये करेंगे कि हम जो फिदाइन हैं उनको तबाह कर दें। बेहतर है, फिदाइन तो तबाह करने के लिए होते हैं, उनको आप क्या तबाह करेंगे? ये मेरी समझ में से आया नहीं है। और ये कौन से फिदाइन हैं? हमारे यहाँ से तो कोई फिदाइन नहीं आते हैं। आप पहले अपने यहाँ ज़रा गौर से तारीख को पढ़ लें। ये इंदिरा गांधी को कत्ल किया गया था, चलिए ठीक है, तो खैर वो भी फिदाई नहीं होंगे, सही बात है, बट राजेव को तो किसी फिदाई नहीं मारा था मेरा ख्याल है। वो पाकिस्तान से तो नहीं गया था, तमिल शायद थे, कोई तमिलनाडु से कोई आई थी, कोई खातून थी, उन्होंने शायद गुलदस्ता याद होगा अगर आपको। तो इसी तरह बहुत सारे आपके वहाँ पर नक्सल बागी हैं, वो जो फिदाई हमले करते रहते हैं, तमिलनाडु में होते हैं। ये कौन है? मुसलमान है, कलमा गो है? ये कौन है? ये फिदाइन है? कौन है ये? अंदर जरा अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर की सर्जिकल स्ट्राइक को देखिए जो आपके साथ हो रही है। आप क्या रहे हैं अगर आप देखिए, फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमारा कमर जो पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है वो आपको क्या जवाब दे रहा है। वो आपसे बात ही नहीं कर रहा, वो आपको मुंह ही नहीं लगा रहा। वो बता रहा है कि हम बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं। आप कहते हैं ना कि हम बलूचिस्तान में अफरा तफरी फैलाएंगे, आप कहते हैं ना कि हम बलूचिस्तान को तबाह कर देंगे, आप कहते हैं ना कि हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा कर देंगे। बरामदाग को आप शहरियत देते हैं, मेहरान मरी को आप इज्जत देते हैं, बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदों को आप हवा देते हैं, लेकिन हमारा कमर इस पर बात ही नहीं करता, क्योंकि इन सब मामलात को हम कंट्रोल करना जानते हैं। ये छोटे छोटे मामलात हैं। हम तो बलूचिस्तान में तरक्की की बात करते हैं, खुशहाली की बात करते हैं कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ खुलनी चाहिए। बलूचिस्तान में लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज जैसे जर्नैल जब मौजूद हों और उनका जिक्र जब फ़ख्र के साथ किया जाए, तो ज़रा देखिए आप कहाँ की बातें कर रहे हैं और हमारे कमर बाजवा कहाँ की बातें कर रहे हैं।
آپ کا دھیان کدھر ہے, ہمارا دھیان کدھر ہے, ہم آپ کو منہ ہی نہیں لگاتے, آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ کو منہ لگایا جائے. پہلے آپ اپنا منہ دیکھ لیں, اس کے بعد پھر ہم آپ کو اپنا کمر دکھائیں گے. اپنا منہ دیکھیں, ایک کالا بجھنگ, ایک سڑا ہوا, ایک متعصب, ایک بدبودار قسم کا شخص. میں یہاں پر نسل پر یا رنگ پر بات نہیں کر رہا, اندرونی رنگ. ایک ہوتا ہے بیرونی رنگ جس پر کسی کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے, کسی گورے کو کالے پر, کسی کالے کو گورے پہ فوقیت نہیں. ایک اندر کا رنگ ہوتا ہے, جلا ہوا, بجھا ہوا, جل ککڑا رنگ جب چہرے پر آتا ہے تو کیسا کلپ سامنے آتا ہے. ذرا بپن راوت کا کلپ ہم دیکھتے ہیں. نئے آرمی چیف ہیں بھارت کے, جن کو نریندر مودی لے کر آئے ہیں, اور نریندر مودی کے لیے بھارت میں کیا کہا جاتا ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں سنواتا ہوں. لیکن ذرا بپن راوت کی باتیں آپ سنیے. بپن راوت. I would like to refer to the deficiencies. All that I would like to say is that in terrorism, the dynamics are always changing. Terrorists will always find newer and newer means of striking at the adversary's targets. This time they chose Pathankot, Uri and Nagruda, which were Air Force and military bases, because they possibly had some information about these places. They found some weaknesses and that is how they attacked. Now as far as the weaknesses are concerned, I wouldn't really like to say that these are weaknesses in the real sense. Anybody who comes as a Fidayeen is willing to lay down his life can always enter a base. What the security forces have to be aware of and prepared for is to neutralize the people who enter at the earliest opportunity before they can do much damage to us. And therefore to that extent we have to ginger up our drills for quicker reaction and be prepared for such assaults in the future. But also I would like to assure you that we have now set the ball rolling to make sure that we make sure that much damage is not done and we eliminate these people. But next, in the same light, I would like to highlight that it is not necessary that future attacks will be of a similar kind and maybe at bases. As I have said, terrorists are changing their modus operandi. We have to also think ahead and think faster than what the terrorists are thinking. So if we just think that only the bases are going to be attacked and only strengthen our bases, that may not be the best answer. I am therefore now visiting the formations in Jammu and Kashmir to discuss with them the future courses of action, identify other targets which the terrorists could select in the future, and develop a modus operandi for dealing with such attacks so that we thwart all such attacks that the terrorists are going to undertake against us. ہمارے ملک میں ختنہ کرنے والے اس سے زیادہ بردبار لگتے ہیں. آپ تو سرجیکل اسٹرائک کی بات کر رہے ہیں. ہمارے گرو مندر پر ایک حکیم صاحب ہوتے تھے, وہ آپ سے کہیں زیادہ اچھے ہیں گفتگو کرنے میں, بات کرنے میں. آپ آرمی چیف ہیں وہاں کے, اور آپ کی باتیں ذرا سنیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سرجیکل اسٹرائک کون سی ہے؟ سرجیکل اسٹرائک میں نے تو پہلے بھی بتایا تھا. سرجیکل اسٹرائک کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے مودی کو آگے کہا تھا سرجیکل اسٹرائک ہے, اس کا مطلب ہے سرجیکل اسٹرائک. کون سی سرجیکل اسٹرائک ہے؟ کہاں سے آئی ہے سرجیکل اسٹرائک؟ کبھی کی ہے سرجیکل اسٹرائک؟ کچھ پتہ بھی ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے کہتے ہیں کہ پیغام دینا بہت ضروری تھا. کس کو دینا ضروری تھا پیغام؟ وہی کبوتر جا جا جا. ہمارے تو کبوتر بھی برداشت نہیں ہوتے, پیغام کیا دیں گے آپ؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ سرحد پار دہشت گردی کے کیمپ پہ. دہشت گرد تو آپ ہیں. پوری دنیا میں سب سے بدترین دہشت گرد ملک کوئی ہے تو وہ بھارت ہے. اب تو پوری دنیا کہہ رہی ہے بات. اس کو خاموش کرائیں دنیا کو. دنیا یہی کہہ رہی ہے. چائنا, آپ کے دیکھیں پڑوسی کون کون, آپ کا چائنا یہی بات کہہ رہا ہے. روس آپ سے ہڑک گیا ہے, بھاگ گیا آپ کو چھوڑ کے اکیلا. جس کے ساتھ آپ اتنے عرصے سے پہل دوج کھیلا کرتے تھے, وہ روس آپ کو چھوڑ کے بھاگ گیا. اس نے کہا بھائی ہم تو ان کے ساتھ نہیں رہتے. تبت میں آپ کے خلاف ایک محاذ موجود ہے. افغانستان میں بھی اب قمر باجوہ صاحب نے گفتگو شروع کر دی ہے. اشرف غنی صاحب سمجھ رہے ہیں صورتحال کیا ہے. ایران آپ کے ساتھ کبھی کھڑا ہی نہیں تھا. سعودی عرب آپ کے ساتھ ہے نہیں. کہاں خطے میں کون ہے آپ کے ساتھ؟ ہے کون؟ پاکستان سے آپ کی کبھی بن کے ہی نہیں دے گی, اور نہ بنے گی کیونکہ آپ پاکستان کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے. کون ہے آپ کا دوست؟ کون ہے؟ اب آپ امریکہ سے دوستی کر رہے ہیں. ہم کر کے دیکھ چکے ہیں, فائدہ نہیں ہوتا. اور ان کا بحری بیڑا ہی نہیں پہنچتا. وہ سب کو کہتے رہتے ہیں آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے. آپ کے لیے بھی آتا رہے گا. تو یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد دہشت گردوں کے خلاف ہم کارروائی کا حق رکھتے ہیں, سرحد پار
عسکریت پسندوں سے نمٹنے کا ہنر ہمارے پاس موجود ہے. واہ بھائی کاریگر آدمی, بھائی واہ کیا ہنر ہے بھائی آپ کے پاس, کیا ہنر ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر کہتے ہیں جی بڑی حکمت عملیاں زیر غور ہیں, اور سرجیکل اسٹرائک کا جو مظاہرہ ہے وہ جو ہمارا طریقہ ہے, کیا گھٹیا طریقہ ہے وہ. کوئی صحیح طریقے سے کوئی سرجیکل اسٹرائک ہی کر لو. جھوٹ پر اپنی پوری قوم کو لگا رکھا ہے. وہ تابوت میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ بھی تو گنوایا کریں. وہ جو ترنگے میں لپٹے ہوتے ہیں, ہمارے یہاں بھی ایک دورنگا چینل ہے, آپ کے پاس تو ترنگا ہے, اس ترنگے میں جو لپٹ, اس کو بھی خیر ترنگا ہی کہیں گے, لیکن ترنگے میں جو لپٹا ہوا ہوتا ہے تابوت, وہ تعداد تو بتائیں کہ ہمارے فوجی کتنے بھیجتے ہیں یہ تحفے آپ کی طرف, یہ بھی تو بتا دیا کریں. اب ہم آپ کو ذرا یہ بتاتے ہیں کہ ایک آپ ہے آرمی چیف, اور ایک ہے ہمارے ہیں آرمی چیف. گفتگو سنیے. As an army chief, I must tell you that Balochistan is my main effort, and that's why I've been here for the fourth time in less than in a month, and that's why I have placed my best team under the able leadership of General Amir Riaz to articulate this effort, and inshallah you will see the results. I have lived in Balochistan and served in Balochistan for 10 years, and Balochistan has always been very good to me. So I feel it's time for payback. I assure you, along with the army, along with federal government and provincial government, this time will not let you down. Now before I start, I just want to make 2-3 quick announcements that I'm sure will be better for you, that we are about to start a NUST campus in Quetta very soon. We are also establishing Chinese language center at Quetta as well. دنیا دیکھ لے فرق. آپ لڑائی کی بات کرتے ہیں, ہم ترقی کی بات کرتے ہیں. آپ تشدد کی بات کرتے ہیں, ہم پودے اگانے کی بات کرتے ہیں. آپ تباہی کی بات کرتے ہیں, ہم آبادی کی بات کرتے ہیں. ایک آپ ہیں, ایک ہم ہیں, اسی لیے آپ اس طرف ہیں, ہم اس طرف ہیں. اسی لیے ہم نے کہا تھا بٹ کے رہے گا ہندوستان, لے کے رہیں گے پاکستان. کیونکہ ایسے اس وقت بھی نہیں چل سکتا تھا اور ایسے اب بھی نہیں چلے گا. ایک وقفہ, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. نہیں چلے گا. خوش آمدید. مزید خبروں کی طرف بڑھنے سے پہلے میں دو بڑی اہم خبریں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو شاید اس وقت کسی چینل پر نہ آ رہی ہوں, لیکن میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں چائنا کا یہاں شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. اور چین نے ایک بڑے واضح انداز میں پاکستان کے ساتھ دوستی کا ثبوت دیا ہے, اور بھارتی میڈیا نے چین کے سرکاری جریدے گلوبل ٹائمز کے ایک حالیہ ادارے کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر سلامتی کونسل کو بھارت کے ICBM بنانے پر کوئی اعتراض نہیں تو پھر پاکستان کے جوہری میزائلوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. بھارتی میڈیا کے مطابق چین کا یہ بیان واضح اشارہ ہے کہ اگر بھارت نے بین البراعظمی میزائل بنانے کا سلسلہ جاری رکھا تو بیجنگ بھی خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اسلام آباد کو اسی طرح کے میزائل کی تیاری میں مدد فراہم کرے گا. اور اس کی جو سب سے خوبصورت سطر ہے وہ سطر اتنی پیاری ہے کہ جس کو ضرور پڑھنا چاہیے, بار بار پڑھنا چاہیے, کہ چائنا نے کہا ہے کہ ہم بھارت کو اپنا دشمن تو تصور نہیں کرتے, لیکن بھارت اگر حد میں رہے تو بہتر ہے, یعنی اپنی اوقات میں رہے تو بہتر ہے, کیونکہ اگر بھارت حد سے آگے بڑھتا ہے تو چین بھی بھارت کو آرام سے نہیں بیٹھنے دے گا. اور بھارت بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر عالمی سیاسی شعبہ بازی کے نتیجے میں اس کے بیجنگ کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رہتے تو نئی دلی کو اس سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں پہنچے گا. یہ چائنا نے آپ کو سمجھا دیا ہے. کیا نام تھا, بپن راوت. ہاں, بپن راوت صاحب آپ کو سمجھا دیا ہے. تو راوت ویسے بھارتی فلموں میں اسمگلرز کے نام رہے ہیں زیادہ تر. تو بپن راوت صاحب
تھوڑا سا سمجھ جائیے چائنا آپ کے ساتھ نہیں ہے. ایک اور بہت ڈیولپنگ اسٹوری ہے اور میرے خیال ہے شاید تھوڑی دیر بعد بڑی بریکنگ خبریں بنیں گی, اور کیونکہ اس وقت کانگریس نے امریکہ میں جو یعنی 18 یا 19 تاریخ طے کی جا رہی ہے حلف برداری کی, 20 کو ایسے ہے اس سے تیاری ہو جائے گی, لیکن یہ جو 8 نومبر کے انتخابات ہوئے تھے اس کے بعد سے صورتحال بدل رہی ہے. 18, 8, 19, 20 یہ سب جو عدد آ رہے ہیں, ریپبلکن پارٹی کے ڈونلڈ ٹرمپ تو جیت چکے ہیں, مگر لگتا ہے کہ ان کے لیے بھی دلی ابھی دور ہے. ایک چھوٹا سا پیکج آپ دیکھ لیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹرمپ کے ہاتھوں سے اقتدار پھسلتا جا رہا ہے, کھسکتا جا رہا ہے, اور کانگریس نے اب باقاعدہ یعنی کانگریس نے آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ صدر اوباما نے 35 سفارتکاروں کو باہر جانے کا حکم دے دیا تھا جو روس کے تھے, اور اب ڈونلڈ ٹرمپ شاید صدارت کا حلف نہ اٹھا سکے. اس شعبے کو تقویت مل رہی ہے, لیکن گو کہ وہ نامنتخب صدر ہیں تو شاید وہ اس کیفیت کو عبور کر جائیں. لیکن کانگریس نے اس وقت جو سب سے بڑی بات ہے کہ کانگریس کا مزاج تبدیل ہو گیا ہے, اور کانگریس یہ کہہ رہی ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ جو کچھ بھی الیکشنز میں ہوا ہے. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے, کانگریس تک یہ بات پہنچ گئی, کانگریس اس پر بیٹھ گئی. اب صرف یہ CIA کا معاملہ نہیں ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ کانگریس کا ہے. پیکج آپ دیکھتے ہیں. امریکہ میں 8 نومبر 2016 کے بعد سے صورتحال پل پل بدل رہی ہے. ریپبلکن پارٹی کے ڈونلڈ ٹرمپ جیت تو گئے, مگر لگتا ہے کہ دلی ابھی دور ہے. جیسے جیسے 20 جنوری کی تاریخ قریب آ رہی ہے ویسے ویسے ٹرمپ کے ہاتھوں سے اقتدار کھسکتا اور پھسلتا جا رہا ہے. انتخابات میں روس کی مداخلت کی تحقیقات کا آغاز ہوا تو صدر اوباما نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹ پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے 35 روسی سفارتکاروں کو رات رات امریکہ سے نکل جانے کا حکم دے دیا. بات صرف یہیں تک محدود رہتی تو غنیمت تھا, مگر آج امریکی کانگریس نے روسی مداخلت کے خلاف اپنا وزن سرکاری ایجنسیوں کے پلڑے میں ڈالا تو اس شعبے کو تقویت مل گئی کہ شاید اب ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی صدارت کا حلف نہ اٹھا سکیں. یہ بھی ممکن ہے کہ ریپبلکن پارٹی اپنا امیدوار تبدیل کر دے یا پھر امریکہ میں نئے انتخابات کی راہ ہموار ہو جائے. لیکن حقیقت میں ہوگا کیا, یہ فیصلہ تو آنے والے چند دنوں میں ہو جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کی حالت بڑی پتلی ہے. ٹرمپ جو اب تک بڑے مطمئن دکھائی دے رہے تھے وہ بھی کانگریس کے رد عمل کے بعد کافی بجھے بجھے دکھائی دے رہے ہیں. اب تک تو وہ کسی کو خاطر میں نہیں لا رہے تھے اور ہر ایک کو کھری کھری سنا رہے تھے, مگر اب اپنی ایجنسیوں کے سامنے گھٹنے ٹیکتے دکھائی دے رہے ہیں. ان کا جارحانہ مزاج بھی دفاعی مزاج میں تبدیل ہو گیا ہے. 20 جنوری تک امریکہ کے افق پر کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. ہم تو صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ کس کا شعلہ بھڑکے گا, کون اپنی راکھ سمیٹے گا. دیکھتے ہیں اس بار پرندہ کس کے سر پر بیٹھے گا. میرا خیال ہے اوباما جاتے جاتے ٹرمپ کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے نہیں چلے گا. اس طرح سے انتخابات جو جیتے گئے ہیں اس پر ایک سوالیہ نشان لگ گیا ہے. لیکن رشیا پشت پناہی کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, اور میں اس لیے اس خبر کو اہمیت دے رہا ہوں کیونکہ اس کے اثرات پاکستان پہ بڑے دور رس ہوں گے. ٹرمپ کی حمایت یا مخالفت کا معاملہ نہیں ہے, معاملہ ہے کہ ہیکنگ ہوئی ہے اور روسی ہیکرز گھسے ہیں. تو یہ تو امریکہ کی ناکامی ہے. روسی ہیکرز کہاں تک گھس سکتے ہیں یہ تو امریکہ کو سوچنا ہوگا, اور امریکہ کا رد عمل بہت جارحانہ ہے, لیکن روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا رد عمل بہت مناسب ہے, بہت نرم ہے, بہت مطمئن ہے, اور انہیں یقین ہے کہ ٹرمپ حلف اٹھا لیں گے, اور جب ٹرمپ حلف اٹھا لیں گے اس کے بعد امریکہ سے بات کریں گے. گجرانوالہ آپ کو لیے گجرانوالہ میں آج بہت خوشی ہے. گجرانوالہ ہمیشہ سے خوشگمانوں کا شہر ہے, پہلوانوں کا شہر ہے, کھاتے پیتے گھرانوں کا شہر ہے, حقیقتوں کا اور فسانوں کا شہر ہے. لیکن گجرانوالہ میں اب زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ جو ترکی میں نوجوان روزگار کی تلاش میں گئے تھے, بہتر روزگار کے لیے اپنے گھر والوں کا بیڑا انہوں نے اٹھایا تھا کہ ان کی خدمت کریں گے, ان کو وہاں اغوا کیا گیا. اغوا کرنے کے بعد بدترین اور بہیمانہ ان پر تشدد کیا گیا. سب سے پہلے اس خبر کو ایسے نہیں چلے گا میں ہم نے بریک کیا, ان بچوں کے بارے میں بتایا. تشدد ہم دکھا نہیں سکتے تھے, ہم نے نہیں دکھایا, لیکن اس کے بعد
सूरत हाल बदलती गई और बहुत सारे लोग, शादी तो अब्दुल्ला की थी मगर बहुत सारे बेगाने उसमें आ गए और दीवाने बन गए। और दीवाना बनना चाहिए भी था क्योंकि सोते रह गए थे, लेकिन बोल ने सबको बोलना सिखाया। बोल ने सिखाया कि मामलात पर कैसे बोलना चाहिए। बोल ने सिखाया कि इश्यूज क्या होते हैं। बोल ने सिखाया कि शाहरुख खान के 2 पोस्टर जारी हो गए, ये खबर नहीं होती। बोल ने सिखाया कि अब तो माहिरा खान भी शाहरुख खान के साथ, ये कोई खबर नहीं होती। बोल ने सिखाया कि दंगल ने इतने का बिजनेस कर लिया, ये खबर नहीं होती। बोल ने सिखाया कि खबर ये होती है कि पाकिस्तानी अगर कहीं फंसे हुए हों तो उनकी दादरसी की जाए, उनका जिक्र किया जाए। और जब सिखाया, हमारी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद सबने बाजी लेना शुरू कर दी, क्रेडिट हमारा है, हम जीत गए, जियो जिंदाबाद, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। आइए हम आपको ज़रा लिए चलते हैं गुजरांवाला और जीशान की फैमिली से क्या बातें हो रही हैं, ज़रा सुनिए और खुश हो जाए कि बच्चे घर पहुंच गए हैं। और उसके बाद फिर अफजल सियाज साहब हमारे साथ होंगे और हमारे सज्जाद शफीक भट्ट साहब जो कि बोल के नुमाइंदे हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे, हैं और हमसे बात करेंगे। अफजल सियाज साहब डेली टाइम्स के नुमाइंदे हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया था। लेकिन ज़रा लाहौर से 4 घंटे की मुसाफत पर दूर गुजरांवाला। ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਕੁਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਕਮਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇਗਾ ਤੇ ਆਸਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ 22 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੜਪਨੇ ਪਿਆ, ਰੋਣੇ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਲ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਮੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੇ ਜਮਸ਼ੇਦ, ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਕੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਬੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ कि जिसकी वजह से फिर खबर आनी शुरू हो गई थी। डॉक्टर अमर लियाकत जो हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनकी वजह से हमें हमारे बच्चे मिले हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की है तो मैं उनकी बहुत शुक्रिया गुजार हूँ। तो उनसे ये अपील करती हूँ कि मेरा बेटा जो है ना यहाँ तक तो पहुँच गया, घर भी खैर सलामत ठीक ठाक पहुँच जाए। इंशाल्लाह आपका बेटा सलामत पहुँचेगा, ठीक ठाक पहुँचेगा। बस अफसोस इस बात का है कि एक बच्चा खालिक हकीकी को प्यारा हो गया और उस पर इतना तशद्दुद किया गया। मैं उन अगवाकारों की तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये पहली मरतबा पाकिस्तान के किसी भी चैनल की स्क्रीन पर आप अगवाकारों की तस्वीर देखेंगे जो बहुत बड़ा रैकेट है और समझ लीजिए कि इश्तिहारी भी इनमें से है। हम आपको भी दिखाएंगे, लेकिन पहले हम आपको, बल्कि देख लीजिए आप ये तस्वीर देख लीजिए, इस पर स्क्रीन पर ये तस्वीर आ रही है। बड़ा रैकेट है, इन सब के बारे में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इन्होंने अपने नाम क्या रखे हुए हैं। इनमें से एक शख्स खास तौर पर जिसने बहुत सारी हाथों में चेन्स और जंजीरें पहन रखी हैं, ये मारता था, तशद्दुद ये शख्स किया करता था और इसने बहुत जुल्म किया है, बहुत बेईमाना तशद्दुद किया है। ये एक बहुत बड़ा रैकेट है और FIA ने इस रैकेट के कुछ हिस्से को पकड़ लिया है और ये हम उम्मीद भी करते हैं, हमें यकीन भी है और उम्मीद वासिक है कि इंशाअल्लाह ताला ये पूरा रैकेट बेनकाब होगा, पकड़ा जाएगा और ये मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तान से कौन लोग जिम्मेदार हैं जो इंसानी स्मगलिंग के इस गैर इंसानी काम में मुलव्वस हैं। तो ये सारी तस्वीर इस वक्त जो आपने देखी है, ये पाकिस्तान के मीडिया चैनल पर, किसी भी मीडिया चैनल पर ये पहला चैनल है बोल जिसकी स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं। अब हम आपको उस्मान की फैमिली की कुछ गुफ्तगू सुनाते हैं। काश कि मैं खुद उनके पास जा सकता, लेकिन हमारे नुमाइंदे जनाब सज्जाद शफीक भट्ट साहब वहाँ पर पहुँचे थे। उस्मान की फैमिली क्या कह रही है, सुनते हैं। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, 1000-1500 ਰੁਪਇਆ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ
ਖੁਰਾਬ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਗਵਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, 20 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, 10 ਲੱਖ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਦੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਜ਼ੋਰੋਂ, ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਰੋਨੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਗੁਰਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਬਰ ਸੈਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜਿਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ, जिन्होंने ने अगे भी पढ़ाई। बोल टीवी डॉक्टर आमर लियाकत, हम सब आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचाई। हमारा भाई बाजियाब हुआ, उसे अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर आमर लियाकत, मैं आपकी बहुत अच्छी फ़ैन हूँ, आपके सारे प्रोग्राम्स देखती हूँ और आज यकीन आ गया कि आपने बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे लिए जो किया है हम आपके शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ही जिंदाबाद और बस सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। ये गरीब लोग हैं नाज़रीन, ये भट्टा मजदूर हैं, ये दो वक्त की रोटी भी जिस मुश्किल से कमाते हैं, ये एक पहलू है इनकी ज़िंदगी का। कहाँ जाएं इनके घर के बच्चे? बड़े हो जाते हैं, अपने माँ बाप को जब तकलीफ़ में देखते हैं तो बेहतर रोज़गार के लिए निकलते हैं, लेकिन इंसानों के रूप में खूनख्वार दरिंदे इनको अगवा करते हैं और उसके बाद इनको स्मगल कर देते हैं। इंसानी स्मगलिंग होती है। घर की हालत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कसूर इनका भी नहीं है। कसूर अगर है तो फिर मैं कहूँगा तो दिल पे ना लीजिएगा, लेकिन अगर कसूर है तो हम सबका है। इसमें हुकूमत को अगर हम सिर्फ मोरद इल्ज़ाम ठहराएं तो मुनासिब नहीं होगा। हम सबको ये इसीलिए मैं अर्ज़ करूँगा कि ज़कात का जो निज़ाम है अगर इस मुल्क में दुरुस्त हो जाए, ज़कात के जो मामलात अगर दुरुस्त कर दिए जाएँ तो शायद किसी को पाकिस्तान से बाहर जाने की ज़रूरत ना हो। अगर हक़दार तक हक़ पहुँच जाए और अगर जो ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए तो शायद ये सिलसिले कभी ना हो। सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे अपने हैं, हमारे बोल के नुमाइंदे हैं। सज्जाद शफीक भट्ट साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं? जी डॉक्टर साहब अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। गुजरांवाला में अब तो माशाल्लाह खुशियां हैं, जिन घरों गए हैं बच्चे वहाँ बाजियाब हुए, आपसे गुफ्तगू हुई, तासुरात क्या थे सबके? डॉक्टर साहब उस्मान और जीशान दोनों लड़कों के घरों में हम आज गए। हमने काफ़ी तफसील से उनके अहले खाना से गुफ्तगू की, उनके माँ बाप, बहन भाई, छोटे सब रिश्तेदार, उनसे हम तफसीलन सब लोगों से हमने बात की। सूरत हाल ये है कि इंतहाई गुर्बत है हमारे मुल्क के अंदर, जो एक इफरीत की तरह जो है वो चिमटी हुई है। अब ये सारे जो मसाइल की जड़ है वो दरअसल गुर्बत है डॉक्टर साहब। यहाँ पे जो लोग हैं वो बेचारे वो क्या करें, वो अपने बच्चों को कुछ ना कुछ जोड़ के किसी न किसी तरह बैरून मुल्क भेजने की कोशिश करते हैं कि उनको कोई रोजगार मिले, और वो कुछ कर रहे हैं और वो अपने खानदान को आगे लेके जाएं। लेकिन ये है कि वो रास्ते में इतनी मुश्किलात हैं जिंदगी के कि वो कुछ नहीं कर पाते उनके लिए, और सारी उम्मीदें आरज़ुएं सब टूट जाती हैं जब ये पता चलता है कि रास्ते में वो पकड़े गए और उनके ऊपर तशद्दुद हुआ और इस तरह की सूरत हाल हुई। और अब माँ बाप के हाँ बार ये है कि उनको खुशी है अब उनके बच्चे सजाद भाई अब उनका ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है? क्योंकि वो जो हम तो जाहिर है कि आपने भी वो वीडियो देखी होगी, हम दिखा तो नहीं सकते, लेकिन खाल उधड़ गई थी उनकी और गोश्त बाहर आ रहा था, जो तशद्दुद उनके पुश्त पर किया गया था, हड्डियां तक टूट गई थी। अब ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है जो अभी आए हैं? जी बिल्कुल, इन लड़कों को टर्की गवर्नमेंट की जानिब से जब बरामद किया गया तो उनको हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, उनको इलाज कराया गया है उनका,
اور ان لڑکوں کو جو ہے پھر اس کے بعد ملک واپس بھیجنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. اس حوالے سے ایمرجنسی پاسپورٹ ان کے بنوائے جائیں گے پاکستانی ایمبیسی کی طرف سے, اور پھر ان کو وطن واپس بھجوایا جائے گا. ابھی ان کی حالت کچھ بہتر ہے. کل ان کے اہل خانہ سے, ماں باپ سے, بہن بھائیوں سے ایک مختصر سی بات چیت کرائی گئی ہے, عثمان سے بھی, ذیشان سے بھی, اور اسی طرح جو دونوں باقی 4 لڑکے ہیں ان کے گھر والوں سے بھی بات چیت کرائی گئی ہے, اور سب خیر و عافیت سے ہیں. اور بہت شکریہ. الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے. افضل سیال صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. افضل سیال صاحب وہ ہیں جنہوں نے اس اسٹوری کو بریک کیا تھا, اور سب سے پہلے انہوں نے ہمیں یہ خبر دی تھی, جس کے بعد ہم نے اس خبر کو, جب سب بے خبر تھے, خبر بنایا, باقی سب بے خبر تھے, سب سو رہے تھے, تو ہم نے اس خبر کو آپ کے سامنے اس کو پیش کیا. افضل سیال صاحب کی وجہ سے ایک وقفہ لے لیتے ہیں, کیونکہ پھر ان سے ہم بات کریں گے, کیونکہ ابھی تو دھیرے دھیرے بادل دھیرے دھیرے, تو جو بلبل سو رہا ہے شور نہ مچا, اس وقفے کے بعد ذرا شور مچاؤں گا, کیونکہ بلبل کو جگانا بھی ہے. اس میں بلبل میں گوگل بابا بھی ہیں اور رول گئے بابا بھی ہیں. میرا تو کام ہی یہی ہے کہ جو بلبل سو رہا ہے اسے جگاؤں. آپ سوچ رہے ہوں گے آج تو بڑا دھیما دھیما چل رہا ہے, تو دھیرے دھیرے بادل دھیرے 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 دھیرے, ایسے نہیں چلے گا. نہیں چلے گا. خوش آمدید. جذبات پر قابو وہ بھی محبت میں, طوفان سے کہتے ہو کہ چپ چاپ گزر جائے. تو ابھی تو طوفان شروع ہوا ہے, ابھی کیسے گزر جائے. ویسے ابھی میں رول گئے بابا کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک اور تازہ ترین خبر بتا دوں. ٹرمپ کی ٹویوٹا والوں سے لڑائی ہو گئی ہے. ٹویوٹا کمپنی کو انہوں نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے میکسیکو میں اپنا پلانٹ لگایا تو اس کی ان کو بہت بھاری بارڈر ٹیکس فیس دینی پڑے گی. وارن کر دیا انہوں نے ٹویوٹا کمپنی کو. ٹویوٹا سے لڑائی شروع ہو گئی ہے ٹرمپ کی. ویسے ہی وہاں پر بڑے مسائل ہیں. رول گئے بابا کی وجہ سے آج میں آپ کو بتا دوں گا کہ غالب میں نے دیکھی ہے, کیونکہ آج غالب مجھے بہت یاد آئے رول گئے بابا کی وجہ سے. کیونکہ غالب کا ایک شعر تھا کہ حیراں ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں, مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں. تو آج تو عجیب سی باتیں پتہ چلی جب رول گئے بابا نے ایک سوال کیا, اور عمر چیمہ صاحب نے جب اس کا جواب یہ دیا تو میں تو حیران رہ گیا کہ چھیچڑے کی رکھوالی بلّہ کیسے کر سکتا ہے. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو سب ایک ہیں, یہ تو سب ملے ہوئے ہیں, کیسے ذرا دیکھیں ایسے. مخدوم علی خان صاحب, انہوں نے بھی ایک کمپنی پاناما میں رجسٹر کرائی تھی. اچھا, ہاں, اس کا مجھے بلکہ نام بھی یاد آ رہا ہے, قدرتی کارپوریشن. تو مخدوم علی خان صاحب کا نام ہے, مخدوم علی خان صاحب کا اس میں نام ہے. وکیل کس طرح کرائی, اور تب میں نے ان سے بھی موقف کے لیے رابطہ کیا تھا. تو انہوں نے یہ اقرار کیا تھا کہ کمپنی بنی ہے, لیکن بعد انہوں نے کہا کہ وہ جس مقصد کے لیے بنی وہ میں نے کام نہیں کیا, تو لہذا کمپنی بعد میں ختم ہو گئی. لیکن بنی تھی, پاناما پیپرز میں ان کا ہے. اچھا, اب شاہ قریشی صاحب آپ سے مجھے ایک سوال یہ کرنا ہے. مخدوم صاحب بھی پانامائی ہیں. اچھا, سبھی ایک جگہ پر. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے بڑے صحیح انداز میں محفل جمائی ہے, جس کو دیکھو وہ پانامائی ہے. یعنی کیا محفل جمائی ہے, وکیل بھی پانامائی ہے اور کیس بھی پاناما کیس ہے. تو مخدوم صاحب ماشاءاللہ, یہ تو ان کی اپنی آف شور کمپنی تھی 2000 میں, اور 2001 میں وہ چلی نہیں, کام وام انہوں نے نہیں کیا, تو بند کر دی گئی. تو اچھا, میرے خیال ہے بہت اچھا کیس وہ لڑ سکیں گے. تو کہتے ہیں کہ جو دودھ کی رکھوالی کسی اگر بلے کو سونپ دی جائے تو دودھ بھی نہیں بچے گا, اور میرا خیال ہے کہ بلہ بھی بھاگ. اب یہ تو دیکھنا ہے کہ مخدوم صاحب پاناما کیس میں, یہ تو بہت حیرت انگیز بات ہے. ناظرین آپ ذرا اس پر توجہ فرمائیے گا کہ میرا خیال ہے بہت اچھا انتخاب ہے, اس سے بہتر انتخاب ہو نہیں سکتا. جو خود اپنی کمپنی کھول چکے ہوں, آف شور کمپنی, وہ الگ بات ہے, نہیں چلی کسی وجہ سے نہیں چلی ہوگی, کوئی وجہ ہوگی, زیادہ پیسے نہیں ہوں گے, یا پہلے سے بھانپ لیا ہوگا کہ کیا بھائی قانون دان تو ہیں, جانتے تو ہوں گے. تو مگر کیا ہونا ہے یہ تو اب آگے پتہ چلے گا. لیکن رول گئے بابا اپنی عادت اور فطرت کے مطابق دوسرے کلپ میں کیا حرکت کر رہے ہیں وہ ہم نے پکڑ لی ہے, ذرا دیکھیے گا. چیمہ صاحب, آپ کے خیال میں یہ جو
नवाज शरीफ साहब का दावा है कि 1997 के बाद उन्होंने अपने आप को डिसोसिएट कर दिया बिजनेस से, इसकी कोई अहमियत है? मीर साहब, वैसे मैं फ्रैंकली मैं इन दावों को नहीं मानता। मैं आपको इसकी एक मिसाल भी देता हूँ कि जनरल कियानी जब आर्मी चीफ थे तो ये अक्सर बात होती थी कि उनके भाई, एक इल्ज़ाम था कि उनके भाई मुख्तलिफ जगह पे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, और आपके प्रोग्राम में शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि मैंने एक दफ़ा उन्हें कंप्लेन भी की, ठीक है। इसका मतलब है कि ये इतना आसान नहीं होता कि मैं अलहदा हो गया और मेरे भाई दूसरे, लेकिन जनरल मेरा बेटा कियानी और नवाज शरीफ साहब दो ये बात तो सही किया। वैसे रूल बाबा एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो लाताल्लुकी के दावे होते हैं ना, ये अक्सर ताल्लुक पर मुंतज होते हैं, इसको ज़रा ख्याल रखिएगा। और ये जो आप बीच में आ जाते हैं ना फौरन दिफा करने के लिए, पहले चल जाता था अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब मैं होता हूँ ना तो मैं बता देता हूँ कि सेटिंगें कहाँ कहाँ हुई हुई हैं, कहाँ कहाँ पर आंखें भी मिली हुई हैं, हाथ भी मिले हुए हैं, नज़रियात भी मिले हुए हैं, दिमाग भी मिला हुआ है, कहाँ कहाँ पर कहाँ कहाँ से किस किस तरह से फ़वाइद उठाए जा रहे हैं। तो फ़ौरन आपने जो है उमर चीमा साहब को गुफ्तगू करने से रोक दिया। नवाज शरीफ और कियानी साहब में तो फ़र्क, अच्छा फ़र्क क्या है वैसे रुलगे बाबा? फ़र्क तो बता देते, इतनी सारी बातें आप करते हैं, फ़र्क तो बता दें, बता देना फ़र्क क्या है कियानी साहब में और नवाज शरीफ साहब में, क्या फ़र्क है? बता तो वो यही रहे कि लाताल्लुकी के तो मैं दावों पर यकीन नहीं रखता हूँ। उमर चीमा साहब का एक मौक़िफ़ है, वो अपने मौक़िफ़ पर कायम, लेकिन आपने कहा देखो तो कोई फ़र्क तो है ना, वो फ़र्क हमें भी तो बताइए ना, कभी कौम को भी तो बताइए, या फिर मैं बताऊँ? मुझे कभी इजाज़त दीजिए ना, मैं आपको फ़ोन कर लूँगा, मुझे बता दीजिएगा तो मैं फ़र्क बता दूँगा, क्योंकि आप तो फ़र्क बताने नहीं जा रहे हैं तो फिर मैं बता दूँगा, क्योंकि मैं तो फ़र्क जानता हूँ। मैं तो बचपन से, वो हम लोग जब तालीम व तरबियत पढ़ते थे, लाहौर से निकलता था तो उसमें 2 तस्वीरें दिखाते थे कि फ़र्क बताओ, तो मैं तो फ़र्क फ़ौरन तलाश कर लेता था। 10 फ़र्क होते थे तो मैं बता देता था, ये इसमें उसमें बाली नहीं पहनी हुई है, यहाँ पर जो है वो पाँव की एक चप्पल गायब है, उधर पेड़ नहीं मौजूद है, इधर से रेत हटी हुई है, उधर 3 पत्थर हैं, उधर 4 पत्थर हैं। फ़र्क मैं बता देता हूँ अगर आप कहें तो, अगर आपकी इजाज़त हो तो फ़र्क बता दूंगा मैं, वरना इस मामले को आप जल्दी क्लियर कर दें अच्छा है, वरना फ़र्क तो साफ ज़ाहिर है। जो कि गूगल बाबा अदालतों पर हमला करके अपने आप को एक पहलवान साबित करना चाह रहे हैं, एक फ़र्क ये भी आपको दिखाते हैं। ज़रा देखिएगा, पहलवानी के अंदाज़ देखिए, गुफ्तगू का तरीक़ा देखिए, मुअज़्ज़िज़ जज के बारे में अंदाज़ गुफ्तगू देखें, जो ना अभी मुल्ज़िम है और मुजरिम तो अभी सवाल ही पैदा नहीं होता, अभी तो सुमोटो एक्शन लिया गया है, अभी तो कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन एक अदालत लग चुकी है। ये अदालत है गूगल बाबा की अदालत। इस अदालत में जिरा नहीं होती, इस अदालत में सिर्फ फैसले सुनाए जाते हैं, इस अदालत में सिर्फ मुजरिम को उसकी सजा बताई जाती है, इस अदालत में किसी को सफाई का मौका नहीं दिया जाता, बल्कि इस अदालत में कहानी को जज्बाती अंदाज में बयान किया जाता है, फसाना बनाकर पेश किया जाता है, और इस फसाना अंदाज, इस फसाने वाले अंदाज में, इस फसाना नवीसी में कितनी बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं जो कि हम पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमारा काम ही पकड़ा गया है। तो आपको पहले क्लिप दिखाते हैं, ज़रा जारहाना अंदाज देखिए, और उसके बाद फिर हम बताते हैं कहाँ कहाँ आपसे गलती हुई गूगल बाबा। फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला के रिहायशी 10 साल बच्ची तैयबा की, जो इस्लामाबाद के घर में मुलाजमा थी। तैयबा महज एक मुलाजमा थी, मगर इसके साथ एक ज़र खरीद गुलाम जैसा सलूक किया गया। जैसा एक ज़र खरीद गुलाम के साथ सलूक होता है, वैसा सलूक किया गया, वैसा बर्ताव किया गया, जिसे उसके माँ बाप ने पैसों के एवज एक महज़ब घराने में मुलाजमत के लिए रखवा दिया। वो 2 साल से काम करती रही, इस पर तशद्दुद किया जाता रहा। ऐसा नहीं है कि जो तशद्दुद का वाक़या सामने आया है वो पहला और सिर्फ वाक़या था। 2 साल तक उस पर तशद्दुद किया जाता रहा, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी। इस बच्ची का माँ बाप से कोई राब्ता ना था। माँ बाप ने सौदा किया, बाकायदा तौर पर पैसों के एवज उसे मुलाजमा रखा, और उसके बाद उसे पूछा भी नहीं कि वो किस हाल में है। और इस पर जुल्म और तशद्दुद करने वाला इसी महज़ब मुआशरे का महज़ब घराना था। एक ऐसे शख्स का घर जो सही और गलत का फैसला करता है, जिसकी जिम्मेदारी ही यह है, जिसका मनसब ही यह है
कि वो सही और गलत का फैसला करे, जो कानून के मुताबिक इंसाफ दे, वो शख्स इसके साथ ये सब कुछ करता था। जो दूसरों के लिए इंसाफ करते हैं वो ये काम कर रहे थे। तैयबा सर्विस एडिशनल सेशन जज खुर्रम अली खान के घर पर मुलाजमत थी। हाय 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 हाय, किसी ड्रामे का स्क्रिप्ट लिखिए। बहुत दिनों से शोएब मंसूर साहब ने आपके बैनर तले कोई फिल्म नहीं बनाई है, उनको कोई स्क्रिप्ट लिख कर दे। क्या जज्बाती कहानी गढ़ते हैं आप, क्या अंदाज है गूगल बाबा आपका, वाह 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 वाह। घराना मुहज़्ज़िब भी है लेकिन तशद्दुद भी करता है। ये कैसा मुहज़्ज़िब घराना है, घराना मुहज़्ज़िब है लेकिन तशद्दुद भी करता है। बिल्कुल सही बात कि वो नहा तो रहा है लेकिन गीला नहीं हुआ। बहुत उम्दा बात, बहुत उम्दा। वो मोटरसाइकिल पे आ रहा था लेकिन साइकिल से उतरा, बड़ी अच्छी बात है। मुहज़्ज़िब घराना है लेकिन तशद्दुद भी करता है। ये दो बड़ी ज़बरदस्त आपने इम्तिजाज पैदा किया है, बहुत बहुत बेहतरीन बात की है। फिर आपने कहा कि 2 साल तक उस पर होता रहा, आप रोज़ाना उसके लिए टॉफ़ी लेके जाते थे, वो आपको बताती थी 2 साल तक होता। तो कितनी तारीखें सारी गुजर के सब याद है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4, 2 साल तक तशद्दुद होता रहा। तो आप क्या जाते थे, टॉफ़ी लेके जाते थे। पहले एक ज़माने में जुबली एक आती थी चॉकलेट, वो लेके जाते थे। अभी क्या लेके जाते थे आप, उससे बातें करते थे, बैठते थे। 10 साल की बच्ची, आपको पता नहीं था 2 साल तक तशद्दुद, तो आप थे कहाँ 2 साल तक, क्योंकि 2 साल तक होता रहा। ये 2 साल तक जो हो रहा था तो आप उस घर में ही थे। आप भी गूगल बाबा क्या वहां ज़रख़रीद गुलाम बने हुए थे। जो आपने कहा ये ज़रख़रीद गुलाम क्या चीज होती है, इसमें मुल्जिम या मुजरिम है कौन? माँ बाप है, जज है, माशरा है, बच्ची है, आप हैं, मैं हूं, है कौन? वो बता तो भाई किसको कहें। माँ बाप को भी एक तरफ आप कह रहे हैं, माँ बाप ने बेच दिया, माँ बाप ने पैसों पे रखवा दिया, और जिस जज को सही और गलत की तमीज करनी चाहिए वो शख्स ये करता था, वो शख्स ये करता था। अदालत इस जुमले को पकड़े, वो शख्स ये करता था। अव्वल तो वो शख्स ये करता ही नहीं था, इल्जाम बेगम पे लगा था, वो शख्स तो था ही नहीं। अब अगर मिसाल के तौर पर किसी और पर इल्जाम लग जाए, मेरे घर के किसी फर्द पर इल्जाम लग जाए, तो मैं पूरे अपने घर को उसमें लपेट लूं और मैं कह दूं कि वो ये करता था। वो जज तो करता ही नहीं था भाई, ये अगर बात है भी तो। लेकिन अदालत में केस है। अगर आपको वकील बनने का इतना शौक है तो बार एट लॉ करके अदालत में चले जाते हैं। अब बार एट लॉ करने की क्या जरूरत थी, आप MA LLB कर लेते आप और अदालत में केस लेके चले जाते आप। लेकिन जिस तरह आप बाकायदा केस बना रहे हैं, ये तो केस लग रहा है मुझे कोई, ये तो बाकायदा कोई केस है। और कौन सा केस है? कभी कोई ज़हनी केस भी ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से ऐसे केस बनना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि कहानी आप जिस तरह बयान कर रहे हैं 10 साल की, एक तो आप नाम गलत ले रहे हैं। मैं आपको समझा दूं, तैयबा नाम नहीं है, तैयबा नाम है। तैयबा मदीने को कहते हैं, शहर नाम नहीं रखे जाते, शहरों पे नाम नहीं होते। तैयबा है, तैयबा पाक को कहते हैं, साफ को कहते हैं, ताहिर को कहते हैं, तहारत को कहते हैं। तो ये तैयबा है। जरा दूसरा क्लिप भी देखते हैं आपका। तैयबा के साथ जो कुछ हुआ वो कोई एक जुर्म नहीं बल्कि बैक वक्त 3 जराइम है। एक जुर्म के पैमाने में इसे नहीं देखा जा सकता कि सिर्फ बच्ची पर तशद्दुद हो गया, जज साहब हो या बच्ची के वालिदैन हो। 3 जुर्म है जो इधर हुए हैं। पहला, बच्चों से मुलाजमत यानी चाइल्ड लेबर का खिलाफ वर्जी की गई है। 10 साल की बच्ची से आप मुलाजमत करा ही नहीं सकते, बेशक आप कोई तशद्दुद ना करें, बेशक आप उसका बहुत ख्याल रखें। 10 साल की बच्ची को स्कूल जाना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। चाइल्ड लेबर के कवानीन के मुताबिक जज साहब इस 10 साल की बच्ची को मुलाजमत दे ही नहीं सकते थे। दूसरा जुर्म, गुलाम की हैसियत से रखने का जुर्म, जो कि इस वाक़े से वाज़े होता है। और तीसरा, उस पर तशद्दुद का जुर्म, यानी कि जिस किस्म का तशद्दुद किया गया वो भी कानून की खिलाफ वर्जी है। मामला सीधा सादा नहीं है। सवाल तो उठेगा कि एक सेशन जज के घर में ये बच्ची क्या कर रही थी? ये तो चाइल्ड लेबर कवानीन के खिलाफ है। यह कानून घरों में बच्चों को मुलाजमत के लिए रखने वालों पर क्या लागू नहीं होता? बच्ची के बयान और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद 29 जज और उनकी अहलिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट राजा जवाद हसन अब्बास के रूबरू एडिशनल सेशन जज और SHO थाना I9 और तफ्तीशी अफसर पेश हुए। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के सामने एडिशनल सेशन जज ने वीडियो बयान कलमबंद कराया जिसमें उन्होंने अपने जुर्म से इनकार किया। 3 जनवरी को बच्ची तैयबा के वालिदैन ने, जो आज तक ना उससे मिलने आए थे ना उसकी तशद्दुद की खबर रखते थे, सिर्फ बाहर से पैसे लेके चले जाते थे, उन्होंने इस बात पर भी अपना केस वापस लेकर मुल्जिमान से राजीनामा कर लिया। चाइल्ड लेबर कानून,
जंग के बराबर जिस गली में बैठ के आप चैनक चाय पीते हैं ना, माँ आपको वो 10 साल से भी कम उम्र का बच्चा ला के देता है चाय। कभी वहां चाइल्ड लेबर की बात की आपने? जी, जब आपकी गाड़ी कहीं पर रुक जाती है और उसमें आप हवा भरवाते हैं पंक्चर वाले के पास, वहां भी एक बच्चा बैठा हुआ काम कर रहा है। वहां उतर के आपने कभी इतनी खूबसूरत मोटी मोटी आंखों से तकरीर की? इसी तरह से आपके इदारे के अंदर मालिकान भी हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ओहदों पर लोग हैं। नाम मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। गर्मी शिद्दत नाकाम से जल जाते हैं, जिनको जलना हो वो आराम से जल जाते हैं, लेकिन हम तो चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। तो मसला ये है कि पहले जरा अपने बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद लोगों से भी पूछिए कि उनके घरों में कौन काम करता है। चाइल्ड लेबर के बारे में इतनी गुफ्तगू मुदल्लल करने से पहले अपने माशरे पर जरा इर्द गिर्द निगाह डालिए। छोटे छोटे बच्चे जब भीख मांगते हैं तो सड़कों से उतरकर उन्हें भी सीने से लगाइए। चाइल्ड लेबर के लिए आपको जरूरी है कि जिधर से आप मकामी पिज्जा पराठा मंगवाते हैं, उस दुबई रेस्टोरेंट में वो जो गली में सामने है, उधर जरा देखिएगा कितने छोटे काम कर रहे होते हैं जो अपने घर के बड़े होते हैं। चाइल्ड लेबर कानून ये आप सिखा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर एक केस को लेकर, क्योंकि असल बात ये नहीं है, असल बात है अदालतों को मलाइन करना, जजेस पर उंगली उठाना, क्योंकि सारा खेल रचा जा रहा है, एक ड्रामा बनाया जा रहा है कि जजेस पर उंगली उठाई जाए, अदालतों को मलाइन किया जाए, अदालतों को ऐसा बनाकर पेश किया जाए कि ये क्या फैसला करेंगे, ये क्या इंसाफ करेंगे, क्योंकि पैनामा केस मंतकी अंजाम तक पहुंच रहा है। आप लोगों के हवास गुम हैं, तोते उड़ गए, फाख्ताएं दरख्त छोड़ के चली गई हैं, लिहाजा चाइल्ड लेबर आपको याद आ रहा है। बहुत कुछ भी याद में दिला सकता हूं, उस बिल्डिंग में लेकर बिल्डिंग के बराबर वाली बिल्डिंग तक क्या क्या चाइल्ड लेबर में हो रहा है ये भी बता सकता हूं। ये जो पैसों की बात आप कर रहे हैं, जरा अपने इदारे में 1971 से जो तनख्वाह दी जा रही है प्यून को, वो तो चेंज करवा दें। आज भी एक प्यून वहां पे 4000 रुपए ले रहा है। क्या है? आवाज आई? 4000 रुपए ले रहा है, जिसमें से 3000 रुपए उसको मिलते हैं, और वो भी बाकी नहीं दिए जाते, कुछ के तो मैंने बढ़वाए थे वहां पर। जरा चाइल्ड लेबर पैसे जरा बोलते हुए ख्याल करें कि बोल कौन रहा है। लुक हु इज टॉकिंग। तीसरा क्लिप भी देख लेते हैं, आइए। मुआशरे का कसूर यहां तक कि इन जज साहब ने एक 10 साल की बच्ची को अपने घर मुलाजिम रखा, कसूर है। तशद्दुद किया, कसूर है। पकड़े गए, पकड़े जाने के बाद पुलिस में रिपोर्ट हो गई। रिपोर्ट होने के बाद इन्होंने ये कवानीन होने के बावजूद वालिदैन से सौदा किया और अब बच जाते। अगर चीफ जस्टिस सू मोटो ना लेते, यहां मुआशरे की नहीं आपकी जिम्मेदारी है। हुकूमत क्या कर रही है? जहां तक मुआशरे की जिम्मेदारी थी, उसके बाद जब कवानीन की वो जकड़ में आ रहे थे तो चीफ जस्टिस नोटिस ना लेते, ये तो आजाद घूम रहे होते उसके बाद। ऐ मेरे जज्बाती दिलीप कुमार, मैं कैसे समझाऊं? कसूर तो ये भी है कि मुल्जिम को मुजरिम, फसाने को हकीकत और खुद अज खुद नोटिस, क्या ये कसूर नहीं है? क्या अदालती मामलात में दखल अंदाजी कसूर है? कसूर की बात करते हैं ना, तो अदालती मामलात में दखल अंदाजी कसूर है। खुद ही जिरा करके अपने आप को जज बनाना कसूर है। खुद ही अपने आप को वकील बनाकर केस पेश करना कसूर है। और अगर आप काफी हैं तो फिर हमारे पाकिस्तान की मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब क्या करेंगे? सारे काम आप नहीं करते। आप फैसला भी करा देना सुबह में, बल्कि कल जब आपका प्रोग्राम है तो हमें सजा भी बता दें क्या है, ताकि फिर उतना सारा काम बेचारे खुद नोटिस उन्होंने लिया है, अब वो बुलाएंगे, अब सारा काम तो आप कर चुके हैं, तो सजा भी आप सुना दें, तजवीज़ कर दें। साकिब निसार साहब जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनको आप चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने अभी सुनवाई केस की शुरू नहीं की है, अभी समात का आगाज नहीं हुआ है, लेकिन आप समातें फाड़ रहे हैं। अभी समात शुरू नहीं हुई है, आपकी आवाज गूंज रही है। जरा दूध का दूध, पानी का पानी अदालत को करने दें, अदालत के मामलात हैं, अदालत को देखने दें बाबा। और आपका तो चैनल और आप तो अदालतों पर बड़ा यकीन कामिल रखते हैं, तो फिर थोड़ा सा यकीन कामिल यहां पे रखिए ना, कायम रखिए। और प्लीज वकील बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वकला बड़े काबिल पाकिस्तान में मौजूद है। एंकरिंग काम है, वो काम कीजिए। नया नया काम शुरू ये वाला अच्छा वाला हुआ है, करना शुरू करें। अच्छा काम है, अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, उसे चलाएं। है? और आज भी टाई अच्छी पहनी हुई थी वैसे, ठीक है। ये चीज
Cheese. Oh, lovely shot. Well, that's 4. Yunus Khan used his feet, beautifully struck. पाकिस्तान के तजुर्बेकार बल्लेबाज यूनुस खान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले जा रहे टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाकर नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। And he sweeps and that will do it. He brings it up with a boundary. Really well played from the former captain of Pakistan. सिडनी में खेले जा रहे सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच के तीसरे दिन यूनुस खान ने शानदार चौके के साथ करियर की 34वीं सेंचुरी मुकम्मल की और दुनिया में उन तमाम मुल्कों में सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी बन गए जहां जहां टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है। इससे पहले ये एजाज भारत के बल्लेबाज राहुल द्रविड़ के पास था, लेकिन यूनुस ने मुनफरिद आलमी रिकॉर्ड कायम करके राहुल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यूनुस के अलावा दुनिया के और किसी बल्लेबाज को ये मकाम हासिल नहीं कि वो इन तमाम 11 मुल्कों में सेंचुरी बना सका हो, बल्कि यूनुस खान टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले तमाम मुल्कों के खिलाफ भी सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड रखते हैं। ये चीज यूनुस भाई, आपको बहुत बहुत सलाम, आपको बहुत बहुत सलाम तहसीन। अल्लाह ताला आपका इकबाल बुलंद रखे और आप इसी तरह पाकिस्तान के लिए खेलते रहें। एक आखिरी मज़ेदार चीज़, आप आज का प्रोग्राम बड़ा मज़ेदार ठंडा कूल प्रोग्राम था आज, कूल। तो आज का प्रोग्राम भी हम कूल अंदाज में ख़त्म करेंगे। बस एक बात सिर्फ कहकर इख्तिताम की तरफ बढ़ूंगा कि चाइल्ड लेबर पर जज्बाती गुफ्तगू करने के बजाय बोल जैसा बनकर दिखाएं। शोएब शेख का ख्वाब है कि बच्चों के लिए स्कूल्स खोले जाएं। आप बहुत अरसे से इस इंडस्ट्री में हैं, करीबन 75 साल आपको हो गए, आपने आज तक कोई स्कूल नहीं खोला, आपने आज तक बच्चों के लिए कोई काम की बात नहीं की। शोएब शेख तो करना चाह रहे हैं, हम तो बहुत स्कूल्स खोलना चाहते हैं जहां बच्चों को पढ़ाएं। तो चाइल्ड लेबर की बात आपको जेब नहीं देती, हम करेंगे तो हमें जेब देंगे, ये हमारा काम है, आप करेंगे। आइए जरा देखें आपके दोस्त के बारे में, आप ही का दोस्त मुल्क अपने ही दोस्त के लिए, आपके दोस्त की खातिर इस दोस्ती में क्या कह रहा है। आमिर लियाकत हुसैन को इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह कल इसी वक्त इसी चैनल पर इसी प्रोग्राम के साथ सांसों में रवानी की शर्त और अल्लाह ताला की तरफ से जिंदगी अता करने की शर्त के साथ हाजिर होऊंगा, इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और ये जरा दोस्त का गाना तो देखते जाए। गुजरात से आया था वो, काला धन लाने वाला था वो, हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। कहाँ गया उसे ढूंढो, हमको देश की फिक्र सताती, वो बस विदेश के दौरे लगाता, दुनिया भर में भाषण करता था वो। हमको बढ़ती महंगाई सताती, अच्छे दिन वो बस मन की बात सुनाता, हर वक्त अपनी सेल्फी खींचता था वो। दाऊद को लाने वाला था वो, आतंक खत्म करने वाला था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हम सहते रहते देश में, वो विदेश के गोते लगाता, सूट बूट में अंग्रेजी बोलता था वो, हर बात में यूटर्न लेता था वो। प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी के सुर बदल गए हैं। अदानी अंबानी का आदमी था वो, 15 लाख देने वाला था वो। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। पाकिस्तान को झुकाने वाला था वो, अच्छे दिल लाने वाला था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो।
फिक्र सताती, वो रोज शाही जश्न मनाता, हर लम्हे को इवेंट बनाता था वो। हमको हकीकत का डर है सताता, वो रोज नए नए सपने दिखाता, झूठ की भरी हुई पोटली था वो।